नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। पहले चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुकाबला जो है, पूरे देश में चुनाव प्रचार जो है वो सब कुछ गरमा रहा है। और हम एक ऐसे राज्य में इस समय मौजूद हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में क्लीन स्वीप किया, राजस्थान। और सचिन पायलट हमारे साथ हैं। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीटों पर जाकर मेहनत करने में लगे हैं। ये सीट ऐसी है जो सचिन पायलट के लिए भी बहुत मायने रखती है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत मायने रखती है। दौसा की टक्कर कैसी होगी इस बार? टक्कर हर जगह मजेदार होगी। और ये वो क्षेत्र जहां पर 20 साल पहले पहली बार मैं सांसद बना था, तो इस क्षेत्र में, राजस्थान में और देश भर में मुझे लगता है कि अब माहौल बदल रहा है। अब बदलाव की सुगबुगाहट हर क्षेत्र में है और आम जनता ने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस देखने के बाद अब मन बनाया है कि बदलाव लाना जरूरी है। और खासकर उन राज्यों में जहां पर द्विपक्षीय मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का, वहां पर टक्कर कांटे की रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव होगा। पर जहां 25 की 25 सीटें बीजेपी ले जाती है, वहां क्यों लोग अचानक बदलेंगे? पिछली बार जो चुनाव हुए थे, एक अलग तरह की परिस्थिति थी देश में, और उस माहौल में चुनाव हुए जहां पर एक वातावरण अलग था, और हमारा बॉर्डर स्टेट है, आप समझते हैं। लेकिन इस बार 10 साल पूरे हो गए सरकार के, और इन 10 सालों में जो भाजपा सरकार बनने के बाद वादे किए गए थे, किसान की आमदनी को लेकर, नौजवानों को लेकर, महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, उन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई है। इसीलिए नए नए मुद्दे, जज्बाती मुद्दे और ध्यान भटकाने वाली बातों को बोला जा रहा है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि जनता, नौजवान, किसान, महिला, सब लोग मिलकर इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान डालेंगे। पिछली बार आप कह रहे हैं इमोशंस के कारण, पुलवामा का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ था, वो भी एक कारण था, लेकिन लोग समय देना चाहते थे। देखिए, जनता सरकार को एक मौका देना चाहती है, लेकिन दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी जो जमीनी हालात थे लोगों के, जो आम जो नागरिक है, उसके जीवन को हम क्या बेहतर बना पाए हैं, भाषण, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, स्पीच, जुमले, आश्वासन, मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, वो सब सुनते सुनते 10 साल, एक दशक हो गया। और अब कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल उठता है कि भाई इतना भरोसा किया, इतना वोट दिया, वो परिवर्तन, बदलाव दिखने में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मेन इशू है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसानी का है, खेत मजदूर का है, तो जो खाई है अमीर गरीब की इतनी बढ़ गई है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार की नीतियां हैं वो चंद लोगों को लाभ देने के लिए बनी हैं। तो जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसका जो शुद्ध लाभ है वो बहुत सीमित एक क्षेत्र और लोगों तक पहुंच रहा है। अधिकांश लोग उससे वंचित हैं। और सचिन जी, इसी राजस्थान में आप लोग विधानसभा का चुनाव हार गए थे। हम जो चुनाव हारे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो वोट डिफरेंस था वो 1 या 1.5% का था। और हम जब पहले चुनाव हारते थे राजस्थान में, तो हम बहुत लंबा पिछड़ते थे। इस बार हम लोग 70 जीते हैं 200 में से, और मैंने कहा ना, 1.5 या 1% का डिफरेंस था। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुकाबला कांटे का नहीं था या हम लोग बहुत पिछड़ गए थे। हम तो चुनाव जीते, कर्नाटक में, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती भी है, कई जगह हारी भी है। पूरी ताकत लग रही है चुनावों में, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और ये उस वातावरण चुनाव हो रहा है जहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खातों को सीज किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को डिटेन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक दबाव और प्रतिशोध की राजनीति हावी हो रही है। उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट मतदाताओं के जहन में पड़ रहा है। पर आपको सबसे बड़ा खतरा बीजेपी देखती है राजस्थान में। विधानसभा चुनावों में भी यही था। कार्रवाई अगर वाकई रंजिश की होती तो सचिन पायलट भी उसकी जद में आते। अब देखो, ऐसा है, राजनीति में खतरा कुछ नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। मैंने हमेशा अपनी राजनीति में व्यक्तिगत किसी पर ऐसे आरोप लगाए नहीं हैं, और ना ही मैंने कभी व्यक्तिगत बातें की। सिद्धांत की, गवर्नेंस की, पॉलिसी की, पार्टी की, और संघर्ष किया है, बहुत मुखर होकर किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स बहुत व्यक्तिगत हो जाती है और टारगेटेड करते हैं, तो लॉन्ग रन में उसका नुकसान ही होता है। और हम सब लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मतभेद हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, लेकिन आक्रामक कार्रवाई करना और एजेंसीज का दुरुपयोग करना, वो मैं समझता हूँ बहुत अधिक हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश में इस बात की चर्चा भी है। क्या राजस्थान एक ज्यादा टफ स्टेट हो जाता है प्रचार के समय लोकसभा चुनावों के? वो इस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ कि जो पेपर लीक का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा,
पूरे देश में उठ रहा है वो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आपकी सत्ता में नहीं हो रहा था। पेपर लीक के मुद्दे हुए थे, स्टूडेंट्स ने लाठियां खाई थी, हर जगह प्रदर्शन करते थे। तो वो चीज आप कैसे समझा पाएंगे कि युवाओं के लिए हम सोचेंगे और बीजेपी नहीं सोचेगी? देखिए, राजस्थान में जब हुआ था तो मैंने खुद इस इशू को बहुत मजबूती से उठाया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ विपक्ष में, सरकार बनने के बाद मैं उन मुद्दों से मुंह कैसे फेर सकता हूँ। तो हो सकता है किसी को बात पसंद ना आई हो, लेकिन मुझे लगा कि ये पब्लिक के इशू हम उठाएंगे तभी रेलेवेंट रहेंगे, तभी हमारी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी कायम रहती है। और क्योंकि ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, बहुत बुरा समय लोगों ने देखा, वो लोगों की याददाश्त से निकल जाएगा। हम कैसे भूल सकते हैं कि इतने सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी, कैसे काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक दशक लंबे हैं। हाँ, ये 3 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव अभी बहुत रिसेंटली हुए हैं, लेकिन जो पूरा परफॉर्मेंस रहा, जो क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, उस पूरा मूल्यांकन करना, रिपोर्ट कार्ड बनाना और असली मुद्दों पर चुनाव लड़ना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और इसको मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से निभा रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पेश किया मोदी की गारंटी के नाम से। किसानों का आंदोलन भी चला कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, लेकिन बीजेपी स्पष्ट है कि जिस रास्ते पर उसे चलना है वो चल रही है। एमएसपी को लेकर उसने ऐसी कोई ऐसी गारंटी कानून के हिसाब की नहीं दी है। लेकिन ये आश्वासन तो श्वेता जी बीजेपी सरकार ने दिया था। जब आंदोलन को विड्रॉ करने की बात आई थी तो उन्होंने आश्वस्त किया था हम इस पे एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाएंगे। और मुझे खुशी है कांग्रेस वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और अपने पब्लिक ने घोषणा करी है। जहां तक बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें अहंकार भी दिख रहा है मुझे कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग चाहे जो मर्जी बोल दें। उस घोषणा पत्र में जो भी आपने कहा कल या परसों रिलीज किया, उसमें कोई ना तो ओपीएस का जिक्र किया गया है, ना इसमें एमएसपी पर कानून बनाने की बात की गई है। नहीं, पर वो 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को वो कह रहे हैं कि हम आयुष्मान से के अंतर्गत लेकर आएंगे, उनको 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। तो ये 10 साल तक क्यों नहीं किया? और 10 साल के बाद आपको 70 साल के लोगों की याद आ रही है? देखिए, घोषणा पत्र होता है एक रोड मैप, विजन डॉक्यूमेंट होता है कि आप क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कैसे होगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, महंगाई कैसे कम करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी आम जनता तक कैसे पहुंचे। अगर देश वृद्धि कर रहा है श्वेता जी, देश बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, सरकार किसी की भी हो, सड़कें भी बनेंगे, पुल भी बनेंगे, लेकिन आपकी आर्थिक नीति क्या आम व्यक्ति की जेब को राहत देती है? क्या एक गृहिणी जो 2 बच्चे पाल रही है, जो आदमी किसान में खेती कर रहा है, 4 बीघे में खेती करता है या छोटी नौकरी करता है, क्या वो फल फूल सब्जी खरीद सकता है? क्या उसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है? उसके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है? ये होता है पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनाना। अब उसमें फोटो खिंचवा के आप बोले हम इसमें ये दे दिया, ये कोट अनकोट रेवड़ी दे दी, नहीं दे दी, वो बात नहीं है। 10 साल की सरकार का परफॉर्मेंस और आज हम लोगों ने जो इंडिया अलायंस या हमारी खुद की पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल की तरह हम देना चाह रहे हैं। हम लोग जो ये शब्द आप यूज करें गारंटी का, ये हम लोगों ने इस्तेमाल पहली बार किया था। तो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो सबसे अपेक्षित वर्ग है, उसके लिए हम लोग अपना संकल्प, अपना एक विश्वास जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता को निर्णय करना है कि इन दोनों में से कौन सी विचारधारा और कौन सा विजन बेहतर है। पर देखिए, बीजेपी, आप आर्थिक मामलों को अच्छी तरीके से समझते हैं सचिन, आप बेहतर शायद इसका आकलन कर पाए। बीजेपी कहती है कि हम फ्री बिजली नहीं देंगे, लेकिन हम आपको एम्पावर करेंगे उस हिसाब से कि आप को आखिरकार फ्री बिजली मिलने की शुरुआत हो जाए। देखिए, ये बड़ा चर्चा का विषय है, कितना फ्री देना, कितना नहीं देना। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार के पास जो संसाधन है, उसमें पहला अधिकार उस वर्ग का है जो वंचित है, शोषित है, आर्थिक रूप से कमजोर है। और ये किस रूप में आप उसको दें, आप सब्सिडी दें, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें, आप जो या फ्री दें, वो एक अलग अलग विषय है। लेकिन मुख्य रूप से मेरा मानना है कि सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें सिर्फ आंकड़ों का खेल है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय उसका क्या हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2014 में इस देश में जब सरकार हमारी गई यूपीए की, कांग्रेस की, तो 50 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर था। 50 लाख करोड़ का। आज वो कर्जा 250 लाख करोड़ का है। जो 70 साल में हमारा कर्जा था 50 लाख करोड़ का, वो 10 साल में 250 लाख करोड़ हो गया। तो इतना कर्जा हम लोगों ने लिया है, इतना हम आंकड़ों के जाल में लोगों को फंसा रहे हैं। लेकिन आज छोटे मोटे खाद्य पदार्थों की कीमत का क्या हाल है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया, डॉलर वर्सेस रुपी हम बात करते थे, आज वो चर्चा हमने समाप्त कर दी है। तो ये सिलेक्टिव आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना वो बहुत लंबा नहीं चलता है। फ्री राशन के आप समर्थन में हैं? मुझे लगता है जो तबका डिजर्विंग है और टारगेटेड, वहां लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। वो
आम जन तक पहुंचा है, और वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा ऐसा बेस है लाभार्थियों का जिसे आप लोग तोड़ नहीं पाएंगे नहीं, शायद। वो बीजेपी करती तो लाभार्थी हैं, और विपक्ष करता है तो रेवड़ी बताया जाता है उसको। तो ये भी विरोधाभास है ना कि आप मैं करूं तो ये जन कल्याण सेवा है और ये लाभार्थी, जैसा आपने कहा, और विपक्ष की सरकार क्यों करती है तो बोलते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे, बैंक दिवाली हो जाएंगे और इकोनॉमी खराब हो जाएगी। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक सिलेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधनों का। खैर, ये चुनाव मल्टीपल इशू पे लड़ा जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिन राज्यों में भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर है वहां पर इस बार हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहेगा, और इंडिया अलायंस को जो रिक्वायर्ड संख्या बल है 4 जून को हमको मिलेगा वो। क्योंकि कांग्रेस के विरुद्ध ही बीजेपी को ज्यादा सक्सेस मिली हुई, जहां सीधा सीधा सामना है। ये मैंने कहा ना कि पिछले चुनाव में हम लोग कोई सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान की। इस बार आप लोग की बेहतर तैयारी है। बेहतर तैयारी है, बेहतर परफॉर्मेंस है हमारे कैंडिडेट्स का, हमारा कैंपेन, हमारा कम्युनिकेशन, हम लोगों की मेहनत, और एक रिस्पांस दिख जाता है पब्लिक के अंदर जाकर। तो मुझे लगता है, मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलेंगी राजस्थान में। राजस्थान के अंदर बीजेपी से ज्यादा 25 सीटें हमारे यहाँ। हाँ। तो हमारे अलायंस हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। 3 जगह हमारे अलायंस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, 22 जगह हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का भाजपा से ज्यादा संख्या बल रहेगा राजस्थान में। अच्छा, क्योंकि मैं अगले मुद्दे पर बढ़ने से पहले मैं कांग्रेस की गारंटी की भी बात कर लेती हूँ। प्रैक्टिकलिटी की जब बात आती है और 1 लाख रुपए साल में देने की बात आती है, क्या ये संभव है? जिन लोगों के लिए वादा किया जा रहा है वो लोग भी सोच रहे हैं इस बात को। नहीं, वो जिनके बात करें वो सोचते होंगे कि 12-15 लाख करोड़ रुपए अगर चंद उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो किसी गरीब गृहिणी की जेब में अगर लाख रुपए साल का, प्रति महीने का नहीं, साल का है, 1 साल का लाख रुपए किसी गरीब परिवार में जो महिला उसकी हेड है उसके खाते में जाएगा सीधा। तो जो कर्जा माफी है, अगर हम बड़े बड़े डिफॉल्टर्स का जो विदेश भाग जाते हैं उनका माफ कर सकते हैं लाखों करोड़ रुपया, तो ये जो गरीब तबके के परिवार को क्यों नहीं दे सकते हम लोग? और इस देश में अगर आपकी सरकार के अंदर संकल्प शक्ति है, आत्मविश्वास है, संसाधन अपने आप जुट जाते हैं, और हम करके दिखाएंगे। राजस्थान जैसे राज्य, आप खुद भी सैनिक हैं, भारतीय सेना में हैं, राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर बहुत सारे युवा जो हैं वो जाना चाहते हैं सेना में, आपको अग्निवीर एक मुद्दा लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तो लग रहा था, तो हमने उस टाइम विरोध किया। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, राजस्थान, हरियाणा, आप देखिए हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ के लोगों को, खासकर नौजवानों को लगता है कि हमको देश सेवा करने का, देशभक्ति करने का जो मौका मिलता था उसको रोक दिया गया है। और ये बहुत ही इल थॉट आउट और जल्दबाजी में किया हुआ एक स्टेप है, और हम सब ने मिलकर इसमें डिक्लेयर किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर की योजना को समाप्त करेंगे। क्योंकि 4 साल किसी लड़के को आप नौकरी दें, 21 साल पर रिटायर हो जाए, उनका भविष्य बड़ा संशय में रहेगा। तो आदमी का जो जज्बा होता है, अपने घर जो बाल बच्चे छोड़ के जाएगा पीछे, उनको कौन देखभाल करेगा, उसमें जो बेनिफिट्स हैं, जो पेंशन है, जो अलग अलग मापदंड हैं, वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ बड़ा एक जल्दबाजी में किया हुआ स्टेप था, करना भी था श्वेता जी, तो उसको ग्रेडेड तरीके से कर सकते थे। हम भी चाहते हैं कि हमारे औसत जो फौजी है उसकी आयु कम हो। सारी भर्तियां बंद कर दी हैं, और सिर्फ ये अग्निवीर के माध्यम से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में भर्ती होगी, इसको हम गलत मानते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहर के तो बहुत कम बच्चे जाते हैं फौज के अंदर। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान का बच्चा है वही मेहनत करता है, परेड करता है, पीटी करता है, तैयारी करता है सालों तक, फिर उसकी एक उम्मीद होती है कि मैं जाके वर्दी पहनूंगा, देश सेवा करूंगा। उससे वंचित रखना मैं समझता हूँ अनैतिक भी है, और ये नौजवानों के भी हित में नहीं है। पर क्या विधानसभा की उन सीटों में, उन क्षेत्रों में इसका असर दिखा उस हिसाब से? मैंने कहा प्रतिशत नहीं, आप देखिए, अगर बीजेपी को ये गुस्सा दिखता तो वो इसके बारे में सोच, आप ऐसा है, हर चीज को हम वोट के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जज्बाती भी होती हैं। लेकिन ये बात सही है, राजस्थान में जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान है, शेखावटी की बेल्ट है, ये नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, दौसा, माधोपुर, इस सारी बेल्ट में बहुत से, हर गांव से 6-6, 10-10 परिवार के बच्चे फौज में हैं, ये रिटायर्ड हैं। तो उनका एक इमोशनल कनेक्ट है फौज के साथ, और ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर ये बड़ा इशू है। इसमें कौन किसको वोट डालता है नहीं डालता वो अलग बात है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हमें लगता है कि ये एक सही कदम नहीं था, और इसका हमने तब भी विरोध किया था, और आज घोषणा पत्र में हमने विरोध किया इसका। भारतीय जनता पार्टी 400 का दावा कर रही है, और उसके लिए ये 25 सीटें रिटेन करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो भी ताकत झोंक रहे हैं। दौसा जिस सीट पर हम मौजूद हैं इस समय, यहाँ प्रधानमंत्री खुद आ चुके हैं।
हाँ, आ चुके हैं और अच्छी बात है, वो लगभग हर सीट पर जा रहे हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। चलो सेफ्टी का 10-20 और जोड़ लो, लेकिन ये 400 का जो एक उन्होंने अपने एजेंडा रखा है, 300 पार 400 पार, ये अतिशोक्ति भी है और अति आत्मविश्वास का परिचय भी है। अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आप जहां पर कोई उम्मीदवार मुझे आने के लिए बोल रहा है, मैं पूरी ताकत से वहां प्रचार कर रहा हूं। जहां पार्टी मुझे आदेश दे रही है, वहां जाकर प्रचार कर रहा हूं। और राजस्थान में चुनाव 2 चरणों में है, तो जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट है, जहां जहां मुझे कैंडिडेट्स मुझे बुला रहे हैं, मैं पक्का जा रहा हूँ। यहाँ पहले चरण में ही चुनाव है। आपके पिता लगातार जीतते थे, माँ जीती, आप जीते यहाँ से, उसके बाद से रिजर्व सीट ये हो गई है। न चाहते हुए भी लोकतंत्र में ये कहना पड़ता है कि कहीं कहीं पर जातियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और हम देखते हैं कि सामने भी जो कैंडिडेट हैं वो भी मीणा है, कांग्रेस के कैंडिडेट भी मीणा है। ये जो टक्कर होगी, जातियों का जो वोट है वो बटेगा, का मुद्दा उसमें क्या रहेगा? दौसा का मुद्दा, देखिए, लोकसभा क्षेत्र में 20-22 लाख मतदाता हैं, उसमें लगभग सभी जाति बिरादरी के लोग हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी सोचे कि मैं इस समाज को, इस जाति को, इस समीकरण को फिट बिठा लूं, हम चुनाव जीत जाएंगे। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत के देश की राजनीति में सामाजिक समीकरण एक वास्तविकता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, हम कुछ भी बोलें। लेकिन सिर्फ वही मुद्दा अगर चुनाव का रहेगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ये नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र का चुनाव है। तो दौसा में कितना कौन से समाज की संख्या है वो एक गणित हो सकता है, लेकिन मूलतः ये चुनाव नेशनल इलेक्शन है। ये एजेंडा का चुनाव है कि देश में हम लोग किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। अब तक 10 साल यूपी ने काम किया, 10 साल एनडीए की सरकार रही, हमने क्या खोया क्या पाया, पहली बात। और जहाँ तक दौसा की बात है, ये महत्वपूर्ण सीट है। जैसे मैंने कहा आपको, मैं यहाँ से सांसद रह चुका हूँ और भली भांति इस जिले को जानता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे नेता प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग दलों के, भाजपा के भी सब, जैसे आपने कहा बड़े बड़े नेता आए थे, आज हम भी प्रचार कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसको हमको स्वीकार करना पड़ता है, तो पब्लिक का जो निर्णय होगा हमको सहर्ष और बड़ी विनम्रता से स्वीकार होगा। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जज्बात, यहाँ की मानसिकता, यहाँ के नौजवानों का जो रुझान है वो हमारे साथ है, कांग्रेस। आपके कैंडिडेट ज्यादा मजबूत हैं या बीजेपी के विकल्प के तौर पर उनको चुनेंगे लोग? यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ में आनी चाहिए। तो लेकिन हमारे उम्मीदवार अनुभवी हैं, पहले अभी वर्तमान विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, मुरारी लाल जी। मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूँ और उनकी एक पकड़ है क्षेत्र में। और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनकी मैं बुराई कभी नहीं करूँगा, वो भी अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुझे लगता है कि कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा ये होना चाहिए कि कौन ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकता है, कौन ज़्यादा लोकप्रिय है जनता के बीच में, और पब्लिक उसको वोट डालेगी। कोई रंजिश या कोई दुश्मनी या कोई किसी से कोई आपसी झगड़ा नहीं है यहाँ। सब राजस्थान में ये अच्छी बात है, हम सब लोग आपस में एक अच्छे वातावरण में चुनाव लड़ते हैं। चलिए, आपने बड़ा दावा किया है बिना एक टारगेट दिए हुए कि बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार राजस्थान के भीतर जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट जी हमसे बातचीत करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।